हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग ने जो पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर रखा है घटना चक्र का, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने बाकी वीडियोस नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्रिएम्बल, ऑलमोस्ट जो आपके बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको इवन सुप्रीम कोर्ट, ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आपको आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी, और अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का कर रहे हो, तो पॉलिटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उस टॉपिक को अगर प्लेलिस्ट को रेफर करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होने वाला है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो आपका हाई कोर्ट रहेगा और सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है उससे देखेंगे। सो ये वीडियो जो है वो आपको रिवीजन पर्पज से बनाया गया है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जो आपको क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की जा रही है, और स्पेशली जो क्वेश्चन है ये आपको पीवाईक्यू ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज जो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इससे यही पता लगता है कि पीवाईक्यू बहुत बहुत बड़ा रोल है आपको किसी भी एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला जो है ये, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट जो पहले जो आपका प्रोविजन था उसके अकॉर्डिंग ये होता था कि एक स्टेट में आपको एक हाई कोर्ट जो है वो एक ही स्टेट का वो मैटर देख सकता है। बट ये आपको सेवंथ अमेंडमेंट किया जाता है 1956 में। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था कि सेवंथ अमेंडमेंट से क्या किया जाता है आपको, कि एक हाई कोर्ट जो है वो दो जो स्टेट है यूटी है उसको क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ का जो आपको हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा दोनों का केसेस देखते हैं। इवन जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है वो आपको बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसका वो केसेस वहां पर रेफर करता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 214 से लेकर 231, जो कि आपको पार्ट 6 में है। कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है किस चीज से, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर हाई कोर्ट के बारे में है ये। अगेन 214 आर्टिकल जो है वो, दैट एवरी स्टेट शैल हैव द हाई कोर्ट, ये आपको ये मेंशन करता है कि जितने भी स्टेट है, आपको 28 स्टेट है, ठीक है। तो हर स्टेट में आपको क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए। अगर हर स्टेट में नहीं है तो एक जो हाई कोर्ट है वो आपको दो स्टेट में वो हो सकता है सेवेंथ अमेंडमेंट से। आर्टिकल 215 में आपका लिखा हुआ कि हाई कोर्ट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया था, इवन तो आपको वनडे एग्जाम में वहां पे भी पूछा गया था कि विच कोर्ट इज ऑल्सो रिकॉर्ड एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो वहां पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस सुप्रीम कोर्ट का ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, बट ये आपका डाउट जो क्लियर हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। आर्टिकल 216 जो है उसमें हाई कोर्ट वेदर इंक्लूसिव और कॉमन विच विल कंसिस्ट चीफ जस्टिस होना चाहिए उसमें, ठीक है। अदर जज जो उनको कौन अपॉइंट करेंगे, आपको प्रेसिडेंट करेंगे। सो ये याद रखना, बस सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते। इवन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऑलरेडी हमने देख लिया। इसका मतलब ये है कि जजमेंट प्रोसीडिंग होगा उसको क्या किया जाएगा, आपको रिकॉर्ड किया जाएगा परपेचुअल मेमोरी के तौर पर और टेस्टिमनी के फॉर्म में। सेम है जो हाईकोर्ट के कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। जज होल्ड द ऑफिस अंटिल द, अब यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया याद रखना है। 62 ईयर है आपका किस चीज के लिए, हाईकोर्ट के लिए है। एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए आपका कितना, 65 ईयर है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग, ही और सी रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रिजिग्नेशन किसको देंगे, आपको प्रेसिडेंट को देंगे। अ जज कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट कैन इशू अ रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिमूवल प्रोसेस है इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिमूव, इस पे भी आपको दो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। अब ये दोनों टर्म अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट शुड बी सिटीजन ऑफ, अब क्या क्या किसी को अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही शुड बी जुडिशियल ऑफिस 10 ईयर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 223, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए अब ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन अपॉइंटमेंट करेगा, तो अगेन प्रेसिडेंट ही करेंगे, ये आपको 223 में मेंशन है। आर्टिकल 226, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू अ रिट। तो रिट का पावर जो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का देखा था, सुप्रीम कोर्ट का 32 आर्टिकल में है रिट इशू करने का पावर, और जो आपका हाई कोर्ट का है वो किस में आता है, आपको 226 में आता है। आर्टिकल 227 स्टेट दैट एवरी हाई कोर्ट शुड हेल्प द सुपरिटेंशन ओवर द ऑल ट्रिब्यूनल्स, जो भी आपके होते हैं उस पर इनका जुडिक्शन होता है। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट यहाँ पे लिखा है 25 हाई कोर्ट है आपको, 7 ऑफ देम आर जुडिक्शन ओवर द, एक मोर देन स्टेट्स, एक स्टेट से ज्यादा है।
यहाँ पे कुछ जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो आपको आता है एग्जाम में, जो कि हमें पता होना चाहिए। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इवन अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन को कौन को इलाज कर सकता है, तो दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को संसद के पास पावर है। और इवन हाई कोर्ट के केस में भी आपको किसके पास है? पार्लियामेंट। यहाँ पे आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये पार्लियामेंट के पास पावर है। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट ओरिजिनेट, ये जो आइडिया है हाई कोर्ट का, ये ओरिजिनेट कब हुआ था? आपको 1862 में हुआ था। हाई कोर्ट वेर सेटअप कहाँ कहाँ बनाया गया? तो आपको पूछा जा सकता है कि पहले बार जब आपको 1862 में हाई कोर्ट बनाने का आइडिया ओरिजिनेट होता है तो कहाँ कहाँ बनाया जाता है? तो ये 3 प्रेसिडेंसी थे आपके ब्रिटिश के टाइम पे, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, यहाँ पे बनाया जाता है। 1866 में हाई कोर्ट जुडिक्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कैन बी, ये आपको आगरा में बनाया जाता है। हाई कोर्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद, आपको 1869 में शिफ्ट कर दिया जाता है। आर्टिकल 233 स्टेट दैट द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कैन मेड बाय द गवर्नर। तो अब ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हाई कोर्ट के जज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में अपॉइंटमेंट पूछा जाए, द आंसर विल बी द प्रेसिडेंट। इफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में अगर पूछा जाए आपको कौन उनका प्रमोशन करता है, अपॉइंटमेंट करता है, पोस्टिंग करता है, देन आंसर विल बी द गवर्नर। लेकिन इसमें कंसल्टेशन इनको हाईकोर्ट के जज का लेना पड़ेगा। आर्टिकल 235 एम्पावर द हाईकोर्ट टू कंट्रोल ओवर द ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो आपको स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उस वो किसके प्रोविजन में आएगा? हाई कोर्ट के प्रोविजन में आएगा। इन इंडिया पर्सन कैन बी डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मैक्सिमम 3 मंथ। अब ये याद रखना, बहुत सारे अभी भी जो है वो लोगों को मिसलीड किया जाता है कि 6 मंथ का होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन, बट ये आपका मेंशन है कि 3 मंथ का जो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए। लोक अदालत का, जिसको पीपल कोर्ट भी बोला जाता है, वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडिया, ये बनाया गया था आपको। और जो प्री लिटिगेशन, जैसे कि पेंडिंग केसेस होते हैं, इट्स अब जैसे कि अब ये नहीं कि जो केसेस ऑलरेडी आपको कोर्ट में है वो केसों को, जो केसेस को वहां पे रिजॉल्व नहीं किया जाएगा आपको लोक अदालत में, बट जो केसेस आपको कोर्ट में नहीं गए, पेंडिंग है, वो केसेस को लोक अदालत में सुना जाता है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। लोक अदालत कैन टेक अ सिविल केसेस इंक्लूडिंग अ मैरिज एंड फैमिली। तो ये क्रिमिनल केसेस, अब क्रिमिनल केसेस में आपको कुछ बहुत अगर कम ईयर वाले क्रिमिनल केसेस है तो उसको लिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि मतलब बिल्कुल नहीं लिया जाता, क्रिमिनल केसेस लिए जाते हैं, बट बहुत कम टाइम पीरियड वाले लिए जाते हैं। तो अगर बहुत हीनियस क्राइम है तो वो आपको लोक अदालत में नहीं जाएगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लोक अदालत में जनरली आपको सिविल केसेस लिए जाते हैं, जैसे कि मैरिज फैमिली रिलेटेड कोई इशू है, या फिर आपको कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, जो कि आपको बहुत कम सजा वाला जो केसेस है उसको लिया जाता है। लोक अदालत यूजुअली प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ रिटायर्ड जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, चेयरमैन होते हैं इसके, ठीक है। लॉयर होते हैं आपको, सोशल वर्कर, एनजीओ वगैरह से होते हैं। अब ये ग्राम न्यायालय जो है ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट आपको एक्ट जो है 2008 में आया गया था। ये स्टैब्लिश करने के पीछे ये पर्पज था कि आपको जो खासकर जो विलेज लेवल पे, वहां पे आपको जो जुडिशरी का प्रॉब्लम है, क्योंकि शॉर्टेज है बहुत सारे, तो उन सारी चीजों को टैकल किया जाए। तो ग्राम न्यायालय आपका जुडिक्शन किस किस चीज पे है? सिविल एंड क्रिमिनल केसेस दोनों पे है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि बस सिविल केसेस पे। अब यहाँ से वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, तो ये कौन डिसाइड करेगा? आपको प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 216 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में आपको क्या होने चाहिए? चीफ जस्टिस जो है होने चाहिए, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। और इसमें ये भी है कि जो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन लेंगे अदर जजेस से, अगर आपको क्या करना है, जज को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली अबाउट द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया कौन सा इसमें से आपको इनकरेक्ट है। टेन क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इसमें से पूछा गया नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है आपका? पहला वन बाई वन स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड, अपील ऑफ हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपलेट जुरिडिक्शन, तो ये आपका सही है। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एवरी देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका सही है। तो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। बट जो आपका लोअर कोर्ट होते हैं वहां पे गवर्नर का रूल होता है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द हाई कोर्ट जज, तो अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है तो ये दोनों एंटी स्टेटमेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट में एक्सेप्ट द पिटिशन रिलेटेड टू पब्लिक लिटिगेशन, पीआईएल जो है वो सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन लेंगे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपको ट्रांसफर ऑफ जजेस है उसको लेके आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी आया हुआ था, तो मे बी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ये आर्टिकल कौन से में मेंशन है आपको? आर्टिकल 220 में मेंशन है। एज पर द प्रोविजन, आर्टिकल 220 जो यहाँ पे मेंशन है आपको, प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टेशन
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना आपको। प्रेसिडेंट रिसेंटली आपको किसी प्रेसिडेंट जो आपको हाई कोर्ट के जज थे उनकी ट्रांसफर की बात की गई थी। तो जो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट करेंगे, बट ये कंसल्टेशन किससे लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेंगे। हाउएवर तो आपको जो थर्ड जजेस केसेस है जो 1998 में, तो ऑलरेडी ये जजेस केसेस मैंने आपको डिस्कस कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको रेफर कर सकते हो आप लोग। तो 1998 में आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो ओपिनियन दिया जाता है ट्रांसफर ऑफ जजेस पे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट, उनको कंसल्ट किया जाएगा। ये आपको थर्ड जजेस केसेस में आएगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, एक्टिंग ऑफ जज आर अपॉइंटेड। एक्टिंग जजेस जो है उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो उनको अपॉइंटमेंट कहाँ पे होता है, हाईकोर्ट में होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर एक्टिंग जज यहाँ पे दोनों में आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मे भी क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि एक्टिंग जजेस बस आपको हाई कोर्ट में नहीं होते, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट किया जाता है इसको। द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कहाँ से चार्ज किया जाता है आपको, तो ये CFI जो स्टेट का होता है उससे किया जाता है। द पेंशन ऑफ द रिटायर्ड जज ऑफ डिस्चार्ज, तो अगर सैलरी का पूछा जाए तो CFI ऑफ स्टेट, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या है, पेंशन है, ठीक है, हाईकोर्ट जज का, तो आंसर इसका अलग हो जाएगा आपको। ये आपको CFI ऑफ इंडिया से किया जाता है। तो ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है, आपको पेंशन याद रखना है, ये आपको CFI इंडिया से होगा। और अगर स्टेट में पूछा जाए, सैलरी पूछा जाए, देन आंसर विल बी द CFI ऑफ स्टेट। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज, तो ये आपको 62 ईयर है, और जो आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस है कितना है, वो 65 है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट, तो ये ऑलरेडी मैंने देखा 62 है। देयर आर 25 कोर्ट एंड 25 हाई कोर्ट इन इंडिया, पंजाब हरियाणा एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़ हैव द कॉमन हाई कोर्ट, ये सही है आपका। नेशनल जो NCR जो है दिल्ली हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। देयर आर 18 हाई कोर्ट इन द कंट्री, तो ये तो उस टाइम का क्वेश्चन, ये 2001 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, अभी 25 है, तो 3 ऑफ देम आर मोर देन 1, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हुआ, बट ये क्वेश्चन इनवैलिड है तो उसको देखने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ अंडमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार कौन सा हाई कोर्ट के अंदर आता है, तो ये कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर आता है। बाकी भी देख लेते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आपको जुडिक्शन किसका किसका आता है, अंडमान निकोबार का आता है। चंडीगढ़ जो है वो किसका जुडिक्शन लेता है, पंजाब हरियाणा का लेता है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो उसका खुद का अपना हाई कोर्ट है। पुडुचेरी जो है वो किसके जुडिक्शन में आता है, चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर में आता है। और लक्षद्वीप आपको किसके जुडिक्शन में आता है, तो केरला के अंदर। तो ये एक बार वापस देख लेते हैं। कोलकाता आपका अंडमान निकोबार के अंदर आता है। चंडीगढ़ में आपको पंजाब और हरियाणा का आता है। दिल्ली का खुद का अपना हाई कोर्ट है। पुडुचेरी जो है वो चेन्नई हाई कोर्ट, और जो आपका लक्षद्वीप है वो केरला हाई कोर्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन, यूटी में अगर देखा जाए तो किसका खुद का है, ठीक है, मोर देन वन। तो बॉम्बे का अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे, क्योंकि स्टेट और यूटी दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, तो बॉम्बे का एक से ज्यादा है, जैसे कि आप देखोगे। तो बॉम्बे में कौन कौन सा आता है आपको, महाराष्ट्र का आता है, गोवा का आता है, एंड देन ये काफी पुराना क्वेश्चन, ठीक है, गोवा का आता है, दादरा नगर हवेली का आता है, दमन एंड दीव का आता है। अब हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन जुरिडिक्शन ओवर द मोर देन वन, कोई यूटी नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, तीन चेंज हुआ है वैसे। एक बार देख लेते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट में कौन कौन से आता है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना आपको, गुवाहाटी में कौन कौन सा आता है, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम। बॉम्बे हाईकोर्ट में अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र एंड गोवा, दमन एंड दीव। पंजाब वाले तो ऑलरेडी हमने देखे, आपको चंडीगढ़ वाले में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाईकोर्ट, तो इसमें किसमें किसका नहीं है, तो ये तो अगेन 2013 में, इसमें मणिपुर वैसे आंसर होता है, बट मणिपुर का खुद का हाईकोर्ट अब स्टेब्लिश हो चुका है 2013 में। 2013 में पूछा जाए कहाँ पे आपको स्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया था 3 न्यू हाई कोर्ट, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए। बाकी अरुणाचल का किस चीज में आता है, गुवाहाटी में आता है। विच हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट बेंच नंबर ऑफ बेंच, तो किसके पास है, आपको दोनों के पास, यहाँ पे सी और डी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, बॉम्बे हाईकोर्ट और गुवाहाटी, क्योंकि बॉम्बे में भी आपको दमन एंड दीव, गोवा, महाराष्ट्र, और गुवाहाटी वाले में अरुणाचल, असम और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, तो कौन सा आपका नहीं है जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जो है वो नहीं होते। बाकी आपको जैसे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, हाई कोर्ट का नहीं है। When the Chief Justice of a High Court acts in administrative capacity, he or she is a subject, तो ये क्या होंगे आपको, writ jurisdiction of the other court of the High Court।
अब ये रिट ऑफ सर्टियरी के बारे में पूछा गया, सुपीरियर कोर्ट कर सकता है कि नहीं। ये होता क्या आपको, टू इंफीरियर कोर्ट जो है वो क्या करता है आपको, टू एन इंफीरियर कोर्ट को ये जारी किया जाता है कि ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस ऑफ फॉर अ रिव्यू, ठीक है। तो जो आपको हायर कोर्ट होता है वो अपने से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको बोलते हैं कि ट्रांसफर करने के लिए रिकॉर्ड्स को, ताकि वो रिव्यू कर सके, इसको ही सर्टियरी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो कौन सा करता है, तो सर्टियरी करता है, जिसमें उनके पावर को चेक किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड व्हेन द प्रोसीजर इज पेंडिंग इन द कोर्ट, अगर कौन सा रिट है जो कि आपको प्रोसीजर पेंडिंग है उसके बाद जो रिट किया जाता है। तो अगर पेंडिंग है तो पी से पेंडिंग एंड पी से प्रोविजन याद रखना है आप लोगों को। जो रिट ऑफ प्रोविजन है ये इशू किया जाता है प्रोसीजर इन पेंडिंग, कोई भी केस है जो कि आपको पेंडिंग है कोर्ट में, व्हेन द लोअर कोर्ट्स केस आउट ऑफ इट्स जुरिडिक्शन, अगर लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन के बाहर अगर केस कोई सुन रहा है तो ये उनको प्रोवाइड किया जाता है कि आप ये केस को नहीं सुन सकते, एंड दैट इज नोन एज अ प्रोविजन रिट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, willful disobedience or non-compliance of court orders issue a derogatory language about judicial behavior amount to contempt of court। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। अगर किसी तरह का स्टेटमेंट जो कि आपको जो आपको जज है या फिर आपको कोर्ट है उनके इमेज को डिमिस कर सकता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। एंड जुडिशियल एक्टिविज्म कांट बी प्रैक्टिस विदाउट हार्मिंग जुडिशरी पेनेटिव पावर्स टू कंटेम्पनिस्ट बिहेवियर। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे रिट के बारे में पूछा गया, यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंडेवस विल नॉट बी लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट्स इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। मैंडेवस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके खिलाफ कैसे आप मैंडेवस नहीं लेके आ सकते हो। तो खासकर आप अगर ऐसे एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट तो कहीं से भी वैलिड नहीं हो सकते। तो ये अगर एलिमिनेट कब कर लेते हो, टू सब में एलिमिनेट करो आप, तो ऑटोमेटिक आप पहुंच जाओगे आंसर। बट थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू द मूव कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ पॉवर वारंट, ठीक है। हाँ, तो ये अगर कोई भी ऐसा है ये पिटिशनर मूव कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है पॉवर वारंट, क्योंकि इसमें आप पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। बट ये वाला जो स्टेटमेंट जो कि गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ आप नहीं कर सकते हो, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। एक और रिट के बारे में देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, 226 में आपको हाई कोर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फाइव काइंड्स के रिट्स होते हैं, 5 तरह के रिट्स होते हैं। हेवियस कॉर्पस होता है, मैंडेमस होता है, प्रोविजन होता है, सर्टियरी होता है एंड को वारंट होता है। जिसमें मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। मैंडेमस विल लाई अगेंस्ट अ कंपनी इफ इट इज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है। द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स किस चीज में आता है, तो ऑल ऑफ द, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और ये एक्ट के थ्रू भी आए हुए फंडामेंटल राइट भी है। हाई कोर्ट आर बेटर इन पोजीशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ देन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तो ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के पास आपको अगर देखोगे जुडिक्शन जो है वो ज्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, सुप्रीम कोर्ट के। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिक्शन जो रिट का पावर है वो तभी इस्तेमाल कर सकता है जब किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। बट हाई कोर्ट अदर केसेस में भी कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करे और सही भी है। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया सेम एज अ रिमूवल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सही है आपका, क्योंकि इस दोनों में इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस देखोगे मेजोरिटी आपको होना चाहिए इवन रेजोल्यूशन पास करने के लिए। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैंट बी प्लीड इन द एनी कोर्ट, तो ये आपको गलत है, क्योंकि आप बहुत सारे जो आपको देखोगे बॉडी बनते हैं गवर्नमेंट बॉडी, वहाँ पे आपको हाई कोर्ट के जज होते हैं। हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट को देंगे, यही अपॉइंट भी करते हैं और इनको ही रेजिग्नेशन भी देंगे। अगेंस्ट विच राज्यसभा जज राज्यसभा पास द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट 2011 में पास किया गया था, रिजाइन टू सेव हिमसेल्फ कुड बी पास इन लोकसभा आल्सो, उन्होंने पहले रिजाइन कर दिया, तो ये जस्टिस सौमित्रा सेन थे। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्प्यूट ऑफ बाबरी मॉस्क, जो राम जन्मभूमि केस था, ये बिफोर इलाहाबाद में रखा गया था, तो ये किस तरह का केस था, आपको टाइटल सूट बना गया था उसका। When High Court stated that the divorce by saying triple तलाक is illegal, तो कौन से कोर्ट ने दिया था, ये कहाँ से आया था, पास किया था, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। ये केस कौन सा था आपको, इलाहाबाद कोर्ट में डिसाइड किया गया था केस, रहमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का केस था, ठीक है। और जो कि ये वायलेट आपको जो ट्रिपल तलाक का जो प्रोविजन है वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 और 15 को। हु बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, ये 2008 का क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन देखने की जरूरत है।
नेम द चेयरमैन लॉ कमीशन हु एडवोकेटेड 1/3 ऑफ द जज शुड बी फ्रॉम द अनदर स्टेट। ये किसने बोला था? एच आर खन्ना ने बोला था। द टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो मेंशन कहाँ पे, कौन सा आर्टिकल मेंशन है? तो ये आपको 233 में मेंशन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको टर्म डिस्ट्रिक्ट जजेस है शैल नॉट बी इंक्लूडेड। ये कौन नहीं होना चाहिए? ट्रिब्यूनल जजेस नहीं होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जजेस इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। सही है स्टेटमेंट। द डिस्ट्रिक्ट जज हैज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ही और सी है आल्सो द सुपरवाइजरी पावर ऑल ओवर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी एक दूसरे को सही भी कर रहे हैं स्टेटमेंट। और जो डिस्ट्रिक्ट जज है कौन से आर्टिकल में? 233 में, याद रखना आपको। अब ये स्टेटमेंट पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है? गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट द कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड द पेटेंट्स अटॉर्नी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन एज ए एडवोकेट। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। इवन जो आपको प्राइवेट फॉर्म में जो काम करते हैं, ठीक है, अगर उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस अगर बार काउंसिल का उनके पास है, तो उनको भी एज ए एडवोकेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका पहला वाला, ठीक है। दूसरा क्या, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स ऑफ रिलेटिंग द, तो आपका जो भी आपके लॉ कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस हैं या छोटे लॉ कॉलेजेस हैं, उनके जो डिसीजन है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही लेता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड सही है आपका। और एडवोकेट एक्ट है 1961 का, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कहलाओगे। तो इन इंडिया prison are managed by the state government with their own rules and regulation and day-to-day administrative of the prisons। और जो प्रिजन का आपको एक्ट है, जो एक्ट आया था वो कब का था? 1984 का था। तो ये दोनों आपको एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सही है आपका स्टेटमेंट। ये याद रखना, वो प्रिजन अगर पूछा जाए तो जेल जो है, वो जेल का जो प्रोविजन है वो कौन सा किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। एंट्री 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी और जो है उसके बारे में पूछा गया। तो जुडिशियल कस्टडी मीन्स एक्यूज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन। अब ये आपको स्टेटमेंट फ्लिप किया गया है, यहाँ पे लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन में नहीं होता, ठीक है, उनको जेल में किया जाता। तो इसीलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका। बाकी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस नॉट अलाउड टू इंटरोगेट, ठीक है, सस्पेक्ट को आप नहीं कर सकते, इवन थर्ड डिग्री वगैरह नहीं यूज किया जा सकता अगर वो जुडिशियल कस्टडी में। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। बट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा। ये जो नॉट लिखा है, नॉट अगर हटा दिया तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। विद द रेफरेंस ऑफ लोक अदालत, यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लोक अदालत हैव द जुरिडिक्शन टू सेटल द मैटर ऑफ प्री लिटिगेशन स्टेज नॉट ऑन द मैटर ऑफ पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको कौन सा करेक्ट है। ये आपका इनकरेक्ट है। जो पेंडिंग केसेस होते हैं वो आपको जो है लोक अदालत नहीं सुनता है, ठीक है। लोक अदालत कैन डील विद द मैटर्स लाइक सिविल एंड नॉट क्रिमिनल। तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि क्रिमिनल केसेस जो आपको कंपाउंडेबल होते हैं, जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, उसमें इवन क्रिमिनल केसेस को भी सुन सकते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट है। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें इसीलिए इसमें सारे स्टेटमेंट आपको क्या है, कोई भी इसमें स्टेटमेंट आपको सही नहीं है। ग्राम न्यायालय से है आपको, जो कि 2008 का एक्ट है। एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट एक्ट। ये भी जो है इनकरेक्ट है, दोनों केसेस सुनते हैं। एक्ट अलाउज द लोकल सोसाइटीज मीडिएटेड, तो ये सही है। द मोबाइल कोड ऑफ इंडिया ब्रेन चाइल्ड किसका था? ब्रेन चाइल्ड ये एपीजे अब्दुल कलाम का था। और ये कब आया था? आपको 2007 में आया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिवीजन होता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल होते हैं। तो लेजिस्लेशन में कौन कौन सा आर्टिकल कवर होता है आपको? 245 से 255। पार्ट आपको कौन सा 11 में है? इसमें जो 245 है उसमें पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द होल पार्ट ऑफ, और जो पूरे पूरे देश पे या देश के कुछ भी हिस्सा पे वो लॉज बना सकते हैं। ये आपको 245 में मेंशन है। आर्टिकल 247 जो अगेन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि एस्टेब्लिश कर सकते हैं एडिशनल कोर्ट, अगर बनाने का मन है तो वो बना सकते हैं। 248 में रेजिडियल पावर है लेजिस्लेशन को लेके। 246 कैन डील विद द सब्जेक्ट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे 3 लिस्ट होते हैं आपको, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है और रेसिडियल लिस्ट होता है, जो कि आपको सेवेंथ। अब ये लिस्ट जो मैंने अभी बताया आपको, डिवीजन, जिसको डिवीजन ऑफ पावर बोला, दो चीज होता है, एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है, एक डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। बट जो डिवीजन ऑफ पावर है वो आपको शेड्यूल 7 में है। अब ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता है जीएसटी से रिलेटेड है।
249 और 250 ये भी अगेन आपको लेजिस्लेचर से इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन अगर पूछा जाए सेंट्रल स्टेट का, तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको? 256 से 263 के बीच में, पार्ट 11 में है। इसमें 256 में आपको क्या ऑब्लिगेशन होता है स्टेट एंड यूनियन के पास? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी एक्सरसाइज इंश्योर कंप्लायंस विद द यूनियन लॉ का जो यूनियन का लॉ है उस स्टेट को उसके कंप्लायंस में काम करना पड़ेगा। 257 में है कि कंट्रोल यूनियन और स्टेट इन सर्टेन केसेस, यूनियन जो है कुछ स्टेट को कंट्रोल कर सकता है सर्टेन केसेस में। 250 में यूनियन कंफर्म द पावर्स अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट मे कैन कंसिडर स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ फंक्शन, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। 262 जो है वो डील करता है आपको एजुकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वाटर इंटर स्टेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 262 याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट आपके हैं, चाहे कावेरी रिवर को लेके हो, चाहे फिर आपको केन बेतवा लिंकेज प्रोजेक्ट जो आपका वो है चंबल डिस्प्यूट है, या फिर आपको इसके अलावा कृष्णा गोदावरी को लेके है, तो ये सब आपको आर्टिकल में याद रहना चाहिए। तो वाटर इंटर स्टेट जो है रिवर वो आपको 262 में आता है। और 263 जो है प्रेसिडेंट स्टेब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये काउंसिल कब सेटअप हुआ था? 1990 में हुआ था। फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर 264 से लेकर 293 पार्ट 12 में है आपको, जिसमें फाइनेंशियल जो सेंट्रल और स्टेट का किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। जिसमें 265 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है आपको कि किस तरह से टैक्स लेवी किया जा सकता है। द आर्टिकल स्टेट टैक्स नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये 266 आपको ये रखना है। CFI जो है आपको, जो कि आपको यूनियन गवर्नमेंट वहां से रिसीव करते हैं फंड्स, एक्सपेंडिचर का सारा होता है, तो ये 266 में है आपका। 267 आपका किससे? कंटीजेंसी फंड से। और 279 आपका GST में जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसको लेके है। यहाँ पे सरकारिया कमीशन का नाम लिखा हुआ, तो ये याद रखना आपको। बना कब था? 3 मेंबर कमीशन था, ये बना हुआ था 1983 में, बट इसका रिपोर्ट आपको कब आता है? 1988 में। तो दोनों ही अलग अलग चीजें। बना आपको 1983 में, रिपोर्ट 88 में आ रहा है। इसमें 3 मेंबर कमीशन थे, जिसमें आपको RS सरकारिया थे, ठीक है, BS सुब्रमण्यम थे और SR सेन थे। तो तीनों मेंबर का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि सरकारिया कमीशन पूछ दिया जाएगा, मे भी मेंबर भी पूछा जा सकता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो इन्फ्लुएंस किस चीज से हो सकता है? प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, प्लानिंग प्रोसेस से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, डोमिनियन ऑफ डिजायर टू डिक्टेट, तो इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। पार्ट 11 एंड 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन एंड स्टेट के बीच में आपको चीजें मेंशन है। अभी सेंट्रल स्टेट अगेन पूछा है किस चीज पर डिपेंडेंट है, तो सब पे होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कन्वेंशन, जुडिशियल और मैकेनिज्म डायलॉग। फेडरल पॉलिसी कैसे इन्वॉल्व होता है? तो अगेन ये सारी चीजों से होगा रिलेशन विद अमंग द स्टेट, मैकेनिज्म, कॉर्पोरेशन और सॉल्विंग डिस्प्यूट। अब यहाँ पे विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन स्पेसिफिकली टर्म एज ए म्युनिसिपल रिलेशन क्या होगा आपको? तो सेंट्रल कंट्रोल द स्टेट इन प्लानिंग प्रोसेस। इन इंडिया फिजिकल जो फेडरल सिस्टम है आपको उसको एलोकेशन जो करता है वो कहाँ पे होता है? तो ये आपको किस चीज में? ट्रांसफर ऑफ प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर द गार्डियल फॉर्मूला। जो फिजिकल फिजिकल फेडरल सिस्टम है आपको, जिसमें रिसोर्स एलोकेशन की बात की जाती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ट्रांसफर ऑफ प्लान इम्प्लीमेंटेशन, ये गार्डियल फॉर्मूला आपको याद रखना है। इज नॉट अ मीन्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एट प्रेजेंट। अब ये 280 जो है आपको जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, वहां पे ये चीजें हैं। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो लेजिस्लेटिव कहाँ पे आपको? पार्ट 11 में है। यहाँ पे 3 लिस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, तो 7th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। जिसमें यूनियन लिस्ट में आपको कितने आते हैं? 98, प्रेजेंटली 98, पहले आपको जब बना था तो 97 था। स्टेट लिस्ट में आपको 66 था, बट अभी प्रेजेंटली कितना? 59 है। कंकरेंट लिस्ट में 47 था जब बना था, बट अभी इसमें 52। तो ये याद रखना आपको, प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट में 98, स्टेट में 59 और कंकरेंट में 52। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट 3 लिस्ट है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, विच ऑफ द टू आर्टिकल रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन कौन से में आपको? 245 और 246 में। अब जो लेजिस्लेटिव पावर डिवाइड करने की बात की है 7th शेड्यूल में ऑलरेडी हमने देख लिया, 3 लिस्ट है, स्टेट यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। सब्जेक्ट ऑन विच सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंकरेंट लिस्ट बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर द लॉ फॉर द इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग बिसाइड द इन्फेंट्स एंड माइनर्स इन इंडिया, तो ये बोथ सेंटर और स्टेट दोनों इस पर डिसीजन ले सकते हैं। हु इज वेस्टेड विद द रेसिडुअल पावर, तो रेसिडुअल पावर किसके पास होगा? पार्लियामेंट के पास है। और ये कहाँ पे आपको? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248, ठीक है। रेसिडुअल पावर जो लेजिस्लेटिव का वो पार्लियामेंट के पास है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद तो सेम क्वेश्चन है आपका, यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। 249 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deal with the legislative power of parliament with respect of subject of state list. A resolution passed under the clause 1 of 249 article remains shall be force on period not exceeding, कितने दिन से नहीं होना चाहिए, 1 year से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन, 1 year से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Which of the following has said that Indian constitution provision for the interstate relationship? तो 263 में इंटरस्टेट रिलेशनशिप के बारे में मेंशन है। इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो कौन स्टैब्लिश करता है आपको? प्रेसिडेंट करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर पार्लियामेंट टिक करके आ सकते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाते हैं। सेम क्वेश्चन आपको कि इंटरस्टेट जो सोर्स है उसको कहाँ से लिया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जाता है। कौन स्टैब्लिश करेगा? सेम क्वेश्चन, प्रेसिडेंट करेंगे। एक बार इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। तो ये 263 में मेंशन है आपको आर्टिकल में। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाया जाता है, 1990 में आपको बना हुआ था। काउंसिल में आपको कौन कौन से होते हैं? तो चेयरमैन जो होता है, चेयरपर्सन जो होते हैं आपको कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इवन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट है वो उनके मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर और यूटी जो है तो वो भी इसमें मेंबर होते हैं। इसमें 6 मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे पूछा गया इसमें से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है वो कौन सा है? 1 and 2 है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा बॉडी है आपका? एनडीसी और गवर्नर कॉन्फ्रेंस जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? आपको पार्लियामेंट्री लॉ से बना हुआ था। और पार्लियामेंट एक्ट है आपको 1956 का, जिसमें 5 रीजनल काउंसिल बनाने की बात की गई थी, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट। 6 रीजनल काउंसिल जो है वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो बनाया गया था 1971 में। और होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ एवरी काउंसिल। तो याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि जो रीजनल काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन होते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे इंटरस्टेट को लेके आया था, जिसमें आपको चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। बट जो काउंसिल का अगर आएगा क्वेश्चन तो आंसर विल बी द होम मिनिस्टर। हु अमंग द फॉलोइंग द चेयर द जोनल काउंसिल? तो जोनल काउंसिल को कौन हेड करते हैं? होम मिनिस्टर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ जोनल काउंसिल? कौन सा नहीं है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये आपको बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपको क्या है? सही है। एडवाइजरी नेचर का होता सही है। चंडीगढ़ ऑल दो नॉट ए स्टेट इंक्लूडेड, हाँ तो ये भी आपको सही है। और ये 1956 एक्ट से बना हुआ था। जो जोनल काउंसिल है वो देख लेते हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, सेंट्रल जोनल काउंसिल है, इंटर जो आपको ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल है और साउदर्न। अब यहाँ पे कौन कौन से किस में स्टेट इंक्लूडेड है? जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न पूछा जाए तो इसमें असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द जोनल काउंसिल। ठीक है, इनके लिए अलग से आपको बनाया गया था कौन सा जोनल काउंसिल? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि आपको 1971 में बना हुआ था। अब यहाँ अगेन काउंसिल के रीजनल काउंसिल के बारे में पूछा, करेक्ट कौन सा है इसमें? तो द काउंसिल एक्ट एज ए सब फेडरल लिंक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, तो सही है आपका। द काउंसिल पेव द वे फॉर कॉर्पोरेशन, तो ये भी आपको सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब वेन झारखंड का एरिया जो उसको ऑटोनॉमस काउंसिल का दर्जा दिया गया था, तो ये 8 अगस्त 1995 को दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट पूछा गया, ठीक है। तो रिवर बोर्ड्स एक्ट जो 1970 का नहीं है आपको, ये कब का है? 1956 का। बाकी नेशनल वाटर पॉलिसी आपको 87 में आया हुआ है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है वो भी 56 का है। और यूनियन पार्लियामेंट का जो वाटर डिस्प्यूट है वो 62 में आता है, आर्टिकल 262 में आता है। सरकारिया कमीशन कब से जो क्यों बनाया गया था? तो ये एग्जीक्यूटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट के लिए बनाया गया था, ठीक है। जो कि कब बना था? आपको 1983 में बनाया था। रिपोर्ट कब दिया था? 1988 में दिया था। अब यहाँ पे अगेन देखो, आप लोगों को मेंबर पूछ दिया गया सरकारी कमीशन में कौन से आपको मेंबर थे, ठीक है। तो डॉक्टर SR सेन थे और सरकारिया थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सरकारिया कमीशन वॉज एम्पावर्ड रिकमेंडेड चेंज इन सेंट्रल स्टेट? तो कौन से ईयर में था? ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपका जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1988 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके था। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था 356 आर्टिकल जो है वो यूज होना चाहिए। और द पॉलिटिकल पार्टी डेट कम इनटू द फॉर्म ऑफ, तो ये दोनों देखोगे तो दोनों में आर्टिकल 356 का रेफरेंस है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल एंड इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल? तो सरकारिया कमीशन ने बोला था, रिकमेंडेशन दिया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड द इंटर स्टेट काउंसिल, और इंटर स्टेट काउंसिल बनाने के तो सेम क्वेश्चन सरकारी कमीशन ने दिया था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात की गई थी, तो सरकारी कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द यूनियन, ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है आपको, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी नहीं, बाकी सरकारी कमीशन, राजामंडल कमीशन, कोची कमीशन, ये सब आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके। इंद्रजीत कमेटी जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1998 में, और ये रिकमेंड किया था आपको किस चीज को लेकर, स्टेट जो फंडिंग होता है इलेक्शन में उस चीज को लेकर था। देयर हैज बीन अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिव्यू ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो स्टेट शुड हैव नो एडिक्वेट रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, तो स्टेट को रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, इसलिए आपको स्टेट और सेंट्रल रिलेशन इंप्रूव करना जरूरी है। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये भी सही है आपका। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू द स्टेट यूजिंग एग्जीक्यूटिव पावर, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। विच ऑफ द इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर किस में है आपको, नॉट इन द, तो ये 257 में। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन, तो फाइनेंशियल रिलेशन कहाँ पे आपको पार्ट 12 में है, तो एक बार देख लेते हैं। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कितना था, 22 पार्ट्स थे, जिसमें आपको पार्ट 10th में क्या है, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज के बारे में है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 12 में आपको फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट सूट्स के बारे में है। 13 में क्या आपको ट्रेड, कॉमर्स और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसके बारे में डिस्कस किया गया। 40 में फाइनेंशियल रिलेशन जो यूनियन और स्टेट का डिस्कस किया गया, कौन से आर्टिकल में आपको 268 से लेकर 281 के बीच में। सेम क्वेश्चन है आपको कि आर्टिकल में कौन सा टैक्स लेवी करना है, सेंट्रल डिस्पर्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या चीज सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो ये 270 में। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इम्पोज्ड एंड चार्ज बाय द यूनियन बट इज डिवाइडेड विद यूनियन एंड स्टेट, तो कौन सा टैक्स है जो डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन अब जीएसटी आने के बाद ये चेंज हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया, तो इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टैम्प ड्यूटी को लेकर, तो ये इनकरेक्ट है आपको, रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी दोनों आपस गलत है। इंडिया टैक्स को लेकर पूछा गया, स्टॉक एक्सचेंज को लेकर पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो और फ्यूचर मार्केट को लेकर, तो लेवी कौन करता है, यूनियन करता है, तो सही है आपको। कलेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करते। टैक्स असेसमेंट जो है आपको टैक्स ये इम्पोज कलेक्ट कहाँ पे मेंशन है, तो लैंड रेवेन्यू के अंदर आता है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिशनरी ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंदर आता है वो कौन सा आर्टिकल में, ये आर्टिकल 282 में है। इन इज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन empowered टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेन डायरेक्टली, तो नो। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो असाइन करता है वो स्टेट गवर्नमेंट, वो किस चीज में आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। 7th शेड्यूल में आपको क्या मेंशन है कि जो एंट्री 46 है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर जो है बिंग लिस्टेड, और 274 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि स्टेट ही इसको क्या करेगा, आपको कलेक्ट करेगा। मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द जो फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल स्टेट कौन है आपको, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या पूछा आपको, मेन एजेंसी जो कि रिजॉल्व करेगा आपको फाइनेंशियल मैटर को, सुप्रीम कोर्ट करेगा फाइनल डिसीजन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस टोटल अमाउंट ऑफ पेबल इंडिविजुअल लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एंड कॉलिंग्स पे। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको, 301 में मेंशन है, और कौन से पार्ट में आपको, पार्ट 13 में। 13 में आपको आर्टिकल 30 में पूछा है क्या डील करता है, तो ये आपको सूट एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। तो ये इतने क्वेश्चन आपको सेंट्रल स्टेट प्लस हाई कोर्ट से था, जिसमें रिट्स भी हमने देखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो इमरजेंसी प्रोविजन रहेगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।